हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रिचार्ज क्रिएटिविटी में। आज हम आपको बीएड सेकेंड ईयर या फोर्थ सेमेस्टर से जो टॉपिक लेकर के आए हैं और वो टॉपिक हमारा चल भी रहा है, वो है पर्यावरण के ऊपर, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो है भारतीय परिप्रेक्ष्य में पर्यावरणीय शिक्षा। यहाँ पर जो हमारे विचारक हैं, तीन दे रखे हैं पर्यावरण सुरक्षा के संबंध में जो हैं, उनमें एक गांधी हैं, टैगोर हैं और जे कृष्णमूर्ति। इनके विचारों को यहाँ पर समाहित किया हुआ है और तीनों का मैंने अलग अलग वीडियो बनाने की बजाय एक ही में इनको रखा हुआ है, क्योंकि सिलेबस भी हमको कंप्लीट कराना है और वो भी जल्द से जल्द। तो यहाँ पर जो विचार है, इसकी वीडियो हम प्रत्यक्ष रूप से उस तरीके से नहीं बना पाए थे, लेकिन यहाँ पर हमने जो कुछ, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है और इसमें पूरी डिटेल चाहिए होती है, तो उस चीज़ को यहाँ पर हमने रख दिया है। आपको जब आवश्यकता हो अपने पॉइंट्स, अपने नोट्स बनाइए और उसमें जिस पॉइंट्स की आपको आवश्यकता है उसको अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। तो उसी को देखते हुए हमने यहाँ इस तरीके की वीडियो आज ये बनाई है। इसमें सबसे पहले जो विचार आते हैं वो आते हैं गांधी जी का पर्यावरणीय चिंतन। इसमें दे रखा है कि 1987 में ब्रडलैंड कमीशन रिपोर्ट के सामान्य भविष्य के विचार से बहुत पहले ही महात्मा गांधी ने स्थिरता और सतत विकास के लिए लगातार बढ़ती इच्छाओं और ज़रूरतों के अधीन आधुनिक सभ्यता के खतरों की ओर ध्यान दिलाया था। उन्होंने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि यहाँ जैसे ये जो मैंने हाइलाइटर किया हुआ है सब जिस पॉइंट को, उस पर ध्यान देने योग्य बात है ये। और ये मेरा सारे उस पर नहीं हो पाया है, क्योंकि मेरी जो है हाइलाइटर वो ख़त्म हो गया था और लॉकडाउन के चलते मैं उसे ला भी नहीं सकती हूँ। तो जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन की हुई हैं उस पॉइंट को आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर है कि उन्होंने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में लगातार हो रही खोजों के कारण पैदा हो रहे उत्पादों और सेवाओं को मानवता के लिए खतरा बताया था। उनका दृष्टिकोण था कि लालच और जुनून पर अंकुश होना चाहिए। इसी पुस्तक हिंद स्वराज में यह कहा गया है कि आधुनिक शहरी औद्योगिक सभ्यता में ही उनके विनाश के बीज सन्निहित हैं। यानी उन्होंने बहुत पहले ही इस चीज़ को देख करके बता दिया था कि ऐसा आगामी भविष्य में हो सकता है या होने वाला है। तो इसलिए उन्होंने अपनी पुस्तक जो है हिंद स्वराज में बहुत कुछ ऐसी संभावनाएं व्यक्त की थी। वायु प्रदूषण पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा था कि उचित उपचार व उपायों के माध्यम से वायु प्रदूषण को रोकना स्थिरता व टिकाऊ विकास का आवश्यक पहलू है। जब गांधी जी 1913 में दक्षिण अफ्रीका में अपने पहले सत्याग्रह आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे, तभी उन्होंने यह महसूस कर लिया था कि आधुनिक समाज तक स्वच्छ हवा पहुंचाने में लागत लगेगी। उन्होंने अपने एक लेख टू हेल्थ में भी कहा है कि वायु हमारे प्राणों के लिए अत्यंत आवश्यक है और इसे स्वच्छ होना उससे भी ज़्यादा आवश्यक है। उनका कहना था कि प्रकृति ने हमें हमारी ज़रूरत के हिसाब से फ्री में यह हवा दी है, परंतु आधुनिक मानव ने इसकी कीमत रख दी है। मनुष्य को यह सोचना है कि 1930 के दशक में अंतिम दिनों में उन्होंने लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए कहा था कि सभी नागरिकों को शुद्ध हवा व शुद्ध पानी उपलब्ध होना चाहिए। आज के 100 वर्ष पहले साफ हवा, साफ पानी, साफ प्रकृति पर उनके विचार आज 21वीं सदी में कितने सार्थक हैं। उन्होंने तो पैदल यात्रा पर ज़्यादा जोर दिया था और कहा था, यदि मनुष्य पैदल चलता है तो न केवल मनुष्य ही बल्कि प्रकृति भी स्वस्थ रहेगी, जो आज के समय में अत्यंत ही उपयोगी भी है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि उन्होंने बहुत कुछ भविष्यवाणी इस तरीके से कर दी थी कि वायु प्रदूषण के ऊपर भी उन्होंने अपने विचार व्यक्त कर दिए थे और बहुत सारी ऐसी बातें उन्होंने रखी हैं यहाँ पर, जिसको हम देख रहे हैं कि हमारा स्वास्थ्य किस तरीके से सही रह सकता है। और हमारा ही नहीं, इसमें पूरी प्रकृति जो है वो शामिल है, जिसको हम किस तरीके से स्वच्छ रख सकते हैं और स्वस्थ रख सकते हैं। एक पुस्तक सर्वाइविंग द सेंचुरी फेसिंग क्लाउड केओस, जो प्रोफेसर हर्बर्ट गैराडेट द्वारा संपादित की गई है, उसमें 4 मानक सिद्धांतों अहिंसा, स्थायित्व, सम्मान व न्याय को इस सदी और पृथ्वी को बचाने के लिए जरूरी बताया गया है।
धीरे धीरे ही सही पर दुनिया गांधी जी और उनके बताए रास्तों को अपना रही है। तो यहाँ पर हमने ये गांधी जी का प्रकृति प्रेम देखा था और पर्यावरण के ऊपर उन्होंने जो भविष्यवाणी अपने समय में कर दी थी कि आगामी निकट भविष्य में क्या हो सकता है और हम उसको किस तरीके से रख सकते हैं। तो ये एक मनुष्य की जिम्मेदारी को बताते हुए उन्होंने यहाँ पर अपने विचार व्यक्त किए हुए हैं। तो ये तो गांधी जी के विचार हो गए। दूसरे जो विचार आते हैं वो आते हैं टैगोर का पर्यावरणीय चिंतन। तो टैगोर का हम देखते हैं, ऊर्जा की अंधाधुंध खपत व वनों की बेशुमार कटाई, अनायास बढ़ती हुई जनसंख्या, तेजी से फैलता हुआ प्रदूषण और उसके बीच संसाधनों का निर्मम शोषण, यही बदला चुकाया मनुष्य ने प्रकृति रूप धरोहर का। धरती माँ के सीने को चीर के उसमें अत्यंत रासायनिक पदार्थ उड़ेल दिए, अपनी विलासिता की पूर्ति के लिए फैक्ट्रियों कारखानों का निर्माण कर दिया। नई नई तकनीकियाँ, जैसे चारों तरफ सिर्फ गंदा पानी, धुआं ही धुआं। तो यहाँ पर जो इन्होंने रखा है टैगोर ने, वो इस प्रकृति के देखते हुए रखा है, वो प्रकृति प्रेमी के रूप में है। और उन्होंने प्रकृति को क्या दिया, प्रकृति ने हमें क्या दिया और मनुष्य ने प्रकृति को क्या दिया, उसके विषय में यहाँ पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। क्योंकि नई नई तकनीकियाँ आई हैं, नए आधुनिकता का समय है, तो उस चीज़ को देखते हुए उन्होंने यहाँ पर अपने विचार प्रकट किए हैं। आज पूरा विश्व यदि किसी समस्या से चिंतित है तो वह पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर। टैगोर ने लिखा है कि वन व प्राकृतिक वस्तुएं मानव जीवन को एक निश्चित दिशा देते हैं। मानव जीवन व प्रकृति हमेशा साथ रहे हैं, बल्कि यह कहना उचित है कि इस मानव संपूर्ण जीवन प्रकृति पर ही निर्भर रहा है। मानव ने प्रकृति से सिर्फ लिया ही है, कभी कुछ दिया नहीं। परंतु अब मनुष्य और भी ज़्यादा निष्ठुर होता जा रहा है। इसलिए अब जब भी प्रकृति को मौका मिलता है तो वह मनुष्य को सबक सिखा देती है। टैगोर भी वसुधैव कुटुंबकम के विचारधारा के समर्थक थे। तो यहाँ पर उन्होंने प्रकृति के विषय में जो बताया कि मनुष्य किस तरीके से प्रकृति को दूषित कर रहा है, यहाँ के पर्यावरण को दूषित कर रहा है, और जब भी प्रकृति को मौका मिलता है तो प्रकृति भी अब शांत नहीं रहती है, अपना पूरा अच्छी तरह से एक मनुष्य को सबक सिखा देती है। रविंद्रनाथ टैगोर एक महान शिक्षाविद, कवि, संगीतकार, नाटककार, कलाकार एवं प्रकृति प्रेमी थे। देश के लिए उन्हें प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया, जो उनकी महान कृति गीतांजलि पर दिया गया था। उन्होंने कहा भी है कि सही रूप से शिक्षा किसी बंद कमरे में नहीं बल्कि प्रकृति की गोद में दी जाए, जिससे बालक प्रारंभ से ही प्रकृति की महत्ता सीख जाए। इसी से प्रतीत होता है कि टैगोर पक्के प्रकृतिवादी थे और वह प्रकृति की सुरक्षा को देखते हुए ही बालकों को ज्ञान उपलब्ध कराते थे। तथा इसी पर अब यहाँ पर आप ये देख लीजिए कि जैसे जिन जिन के नीचे अंडरलाइन मैंने किया हुआ है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। इसी तरह तथा इसी पर जोर देते हुए इनका मानना था कि प्रकृति का संरक्षण ही मानव का मूलतः धर्म होना चाहिए, जिसे हृदय से स्वीकारना होगा। इसकी सुरक्षा व संरक्षण स्वयं मनुष्य की है, क्योंकि वह इसी पर निर्भर है। इन टैगोर ने भी प्रकृति प्रेमी थे, तो उन्होंने भी अपने विचार प्रकृति को किस तरीके से हम स्वच्छंद और स्वच्छ बना सकते हैं, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण जीवन जो है वो प्रकृति के ऊपर ही आधारित है। अगर प्रकृति नहीं होगी, अगर ये वन नहीं होंगे, तो यहाँ पर हम अपनी भौतिक सुविधाओं को देखते हुए उस आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन प्रकृति का विनाश करते जा रहे हैं। तो इस बात को समझना होगा। टैगोर ने यहाँ पर एक चीज़ और बताई है कि बालक को प्रारंभ से ही प्रकृति की गोद में रह करके ही अगर ज्ञान दिया जाए, शिक्षा दी जाए, प्रकृति क्या है इसकी महत्ता के विषय में बताया जाए, तो बालक प्रारंभ से ही इसके ऊपर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने अपनी शिक्षा के अंतर्गत प्रकृति से प्रेम का क्या एक वर्णन है उसको भी बताया है कि बालक को प्रकृति से ही सीखना चाहिए। फिर हम यहाँ पर देखते हैं, तीसरे जो हमारे विचारक आते हैं वो आते हैं जे कृष्णमूर्ति का पर्यावरणीय विचार। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति है। इनका जन्म 12 मई 1895 में हुआ तथा मृत्यु 17 फरवरी 1986 में हुई। यह एक विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक तथा आध्यात्मिक विषयों के बड़े ही कुशल एवं परिपक्व लेखक थे। इन्हें प्रवचनकर्ता के रूप में भी अच्छी ख्याति प्राप्ति थी। जे कृष्णमूर्ति मानसिक क्रांति, बुद्धि के प्रकृति, ध्यान,
व समाज में सकारात्मक परिवर्तन किस प्रकार लाया जा सकता है, इन विषयों के विशेषज्ञ थे। तो यहाँ पर जो बताया है जे कृष्णमूर्ति के विषय में, कि इनके जन्म के विषय में बताया है, इनका नाम बताया है, पूरा नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति, और इनका जो जन्म हुआ है वो यहाँ पर हम देखते हैं कि 12 मई 1895 में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 17 फरवरी 1986 में हुई थी। और ये एक विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक थे, और इनको आध्यात्मिक विषयों का बहुत ही अच्छा एक ज्ञान रहा था, और इन्हें एक प्रवचनकर्ता के रूप में जाना जाता था। अब इसको दिखाते हैं तो यहाँ पर ये जो है ना, एक प्रकृति के साथ साथ मानसिक क्रांति, जो कि बुद्धि की प्रकृति क्या है, ध्यान, और समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन किस प्रकार लाया जा सकता है, इस तरह के जो विषय होते हैं उनके ये विशेषज्ञ थे। इन्होंने केवल प्रकृति से ही प्रेम नहीं किया, अपितु प्रकृति के हर पहलू पर बिंदु से भी प्रेम किया था। इसलिए इनका मानना था कि जहाँ प्रेम होता है वहीं नैतिकता, सहजता व सरलता होती है, क्योंकि प्रेम पूर्ण जागरूकता का नाम है। इनका मानना था कि यदि व्यक्ति बुद्धि से कार्य करे तो प्रकृति को, समाज को पूर्ण व स्वच्छ रखा जा सकता है। प्रकृति इस संसार की केंद्र बिंदु है, और इस केंद्र बिंदु पर ही संपूर्ण मानव समाज ही नहीं, संपूर्ण संसार निर्भर है। मनुष्य को अपने अंदर हर उत्तम विचार लाने चाहिए, जिससे वह सभी से प्रेम कर सके, समर्पण कर सके। जो प्रकृति से प्रेम करेगा वही पूर्ण विजय प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर इन्होंने जो प्रकृति प्रेम के को दर्शाया है अपने इन विचारों के माध्यम से, तो वो इस तरीके से बताया है कि एक प्रकृति जो होती है वो बहुत ही सरल स्वभाव की होती है। अगर इनके साथ, प्रकृति के साथ हम कुछ लेते हैं, अपना व्यवहार भी जैसा प्रकृति हमारे साथ करती है, अगर हम भी उसके साथ ऐसा करें, तो मनुष्य और प्रकृति का जो एक मिलन होता है वो बहुत ही निर्मल होगा, बहुत ही साफ होगा, बहुत ही स्वच्छ होगा। क्योंकि मनुष्य को आवश्यकता है इस प्रकृति की, प्रकृति को आवश्यकता नहीं है मनुष्य की। प्रकृति स्वच्छंद थी, स्वच्छंद है, परंतु मनुष्य को हमेशा आवश्यकता थी और हमेशा रहेगी। इसलिए मनुष्य को सोचना चाहिए कि हम किस तरीके से प्रकृति को सही रख सकते हैं, इसको दूषित नहीं करना चाहिए। क्योंकि इनका एक मानना और है कि ये एक जो प्रकृति है ना, वो इस संसार की केंद्र बिंदु है, और इस पर कहते हैं कि मानव समाज ही इस पर निर्भर है। तो ऐसा नहीं है, इस पर पूरा संसार जो है वो निर्भर है। तो अब मनुष्य को जो अपने अंदर जो है एक उत्तम विचारों को लाना होगा, और वो भी बहुत जल्द, वरना हम बहुत कुछ अपने इस प्रकृति से खो देंगे, बहुत कुछ क्या, अपना पूरा जीवन ही खराब कर लेंगे, और जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं उनको हम कुछ नहीं दे पाएंगे सिवाय सर्वनाश के। तो इस प्रकार यहाँ पर कृष्णमूर्ति के यह प्रकृति पूर्ण, पर्यावरण सुरक्षित, पूर्ण, उत्तम विचार पर्यावरण को अति सुंदर रूप में रखते हैं, और इसे सुरक्षित व संरक्षित करने का इशारा करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको ये तीनों विचारकों के विचारों से अवगत कराया है। यहाँ पर आपको जो पॉइंट आपको अपने हिसाब से सही लगता है, अपनी विचारधारा को उसमें रखते हुए अपने नोट्स तैयार कर लीजिए। और ये जो हमारा पर्यावरण की जो 4th सेमेस्टर है उसमें यूनिट 1 है, उसका ये 2nd पॉइंट है। अब इसमें इसी यूनिट में हमारा एक लास्ट पॉइंट और रह गया है, उसकी वीडियो और मैं कल डाल दूँगी। तो यहाँ पर हमारा पहली यूनिट कल ख़त्म हो जाएगी। तो धीरे धीरे मैं कोशिश कर रही हूँ आपके सामने कि किस तरीके से हम अपनी सारी यूनिट को कराते जाएंगे। समय लगता है लेकिन पूरी कोशिश है, और जिस तरीके से मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के कहने से, तो वो कोशिश आप भी कर रहे होंगे इसी चीज़ को, इसी बात का ध्यान रखते हुए। और आशा भी करती हूँ कि आप पूरी मेहनत और लगन से इस चीज़ को कर रहे होंगे। अगर फिर भी कोई ऐसी आपके मन में दुविधा है जिसको आप प्रकट करना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें, ताकि मैं और उस चीज़ को अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करूं, और ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स आपको कराने की कोशिश कर सकूं। और उम्मीद करती हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आती होंगी या आई होगी। अगर वाकई में आपको पसंद आती हैं या लगता है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और क्योंकि आपके लाइक से ही हम जो है आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं, आपके कमेंट से ही हमें एक नई ऊर्जा मिलती है। तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिन लोगों को इसकी आवश्यकता है वहाँ तक इसको शेयर अवश्य कर दीजिए। और जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और पहली बार मेरी वीडियो को देखते हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि समय से उन्हें मेरी हर वीडियो उपलब्ध हो सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। नमस्कार।